डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबको अपने चैनल इट्स ऑल साइंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सेल के हवाले से। सेल के कुछ ऑर्गेनलीज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए, अगर इंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इन ऑर्गेनलीज से। इनके स्ट्रक्चर के हवाले से पूछा जाता है और इनके फंक्शंस के हवाले से भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इन ऑर्गेनलीज के बारे में, आज थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस जो सेल का ब्रेन है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है सेंटर में, और ये सेल का ब्रेन है। सेल का ब्रेन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि सेल में जितने भी प्रोटीन्स, जितने भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं, उन सब का दारोमदार यही से है। सेल में जितने भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं, इन सब का दारोमदार यही से है, क्योंकि जो डीएनए से पहले आरएनए बनता है, फिर मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स वगैरह अटैच होते हैं, फिर प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए के पास सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, इसलिए फिर जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो डीएनए से मालूमात लेकर ही बनते हैं। इसलिए न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस ब्रेन हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक मेम्ब्रेन है आउटर, जो बाहर की तरफ है, और दूसरा इनर, जो अंदर की तरफ है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं इस तरह। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक प्रोटीन अटैच होता है, बहुत ही बड़ा प्रोटीन है जिसका नाम है लेमेन्स। लेमेन्स वो प्रोटीन है जो सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस को डिवाइड होने में मदद देता है। इसका काम न्यूक्लियस को डिवाइड होने में मदद देना। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं न्यूक्लियस के, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इनको हम कंबाइनली कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम कंबाइनली न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, और आउटर मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और इनर मेम्ब्रेन के साथ लेमेन्स अटैच होते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के दरमियान कुछ, न्यूक्लियर एनवलप के दरमियान कुछ पोर्स मौजूद होते हैं। पोर्स का काम क्या है? कुछ आयंस न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं और कुछ बाहर निकलते हैं, आयंस, न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन्स वगैरह। इनके लिए मौजूद होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। फॉर एग्जांपल, इधर से आयन बाहर निकलते हैं और आयंस और न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह अंदर आते हैं। तो न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या है? न्यूक्लियर पोर्स का काम है ट्रांसपोर्ट करना, आयंस का ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करना और न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रांसपोर्ट करना। यह काम है न्यूक्लियर पोर्स का। उसके बाद हम न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियोलस। अगर न्यूक्लियोलस की कंपोजिशन की बात करें तो यह बना होता है प्रोटीन प्लस आरएनए से बना होता है। न्यूक्लियोलस कंपोजिशन इसकी प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। और न्यूक्लियोलस की फंक्शन की जब बात करें तो फंक्शन है इसका राइबोसोम्स बनाना। ये एक डार्क स्ट्रक्चर है, बहुत ही डार्क स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर, और इसका फंक्शन ये है कि ये राइबोसोम्स बनाता है। न्यूक्लियोलस इज आल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स जब बने न्यूक्लियोलस से तो राइबोसोम्स फिर आ जाते हैं इधर जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर अटैच होते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ अटैच होते हैं इसके मेम्ब्रेन पर। वो फिर बनाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम से बनता है प्रोटीन्स। अब न्यूक्लियोलस फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स और राइबोसोम्स फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर और भी स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या होता है? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो सेल के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स वगैरह अनकंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, मतलब इस टाइम हमें नजर नहीं आते, तो इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन और क्रोमेटिन मटेरियल। अब क्रोमेटिन, अगर इसकी
कंपोजिशन की बात करें तो जो क्रोमेटिन है ये कंपोज होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हो गया न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के खुद का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम न्यूक्लियस से एलोंगेटेड है, सेल मेम्ब्रेन तक जाता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? सबसे पहले अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसके ऊपर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स। इन्हीं राइबोसोम्स की वजह से इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन बनाना, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है ये, और प्रोटीन फोल्डिंग करता है। फॉर एग्जांपल इधर से जब ये डीएनए से आरएनए बना, सपोज करें मैसेंजर आरएनए बना डीएनए से, इस अमल को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब मैसेंजर आरएनए बना तो मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर निकलेगा, मैसेंजर आरएनए इधर आगे बाहर निकलेगा। अब मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये इधर आ गया मैसेंजर आरएनए और इसके साथ अटैच हैं कुछ राइबोसोम्स। अब ये जो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के साथ है, ये प्रोटीन तो बनेगा आगे जाके, लेकिन अभी ये प्री फॉर्म प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन बनने से पहले की इसकी स्ट्रक्चर है। तो इससे पहले ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब इसके अंदर ये आ जाएगा तो इसकी कुछ इस तरह से फोल्डिंग हो जाएंगी। जितना भी इसके अंदर आता जाएगा इतनी ही ज्यादा इसकी फोल्डिंग होती जाएंगी। फिर आखिरकार जब ये आखिर में आ जाएगा, फोल्ड होते होते एक ऐसा स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेगा जिसमें मतलब ये पूरा एक प्रोटीन बन गया हो। अब प्रोटीन के साथ कुछ एडिशंस भी करनी है, ये भी काम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। प्रोटीन के साथ कुछ शुगर्स ऐड करना, कुछ लिपिड्स वगैरह ऐड करना। जब प्रोटीन के साथ शुगर अटैच करना हो, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन ये जो अमल है, मतलब जब इधर आया ये मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स अटैच होके इधर आए, ये बन गया प्रोटीन, थोड़ा फोल्ड हो गया, इसके साथ अब अटैच हो जाएगा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट वाला स्ट्रक्चर अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हुआ, इस अमल को हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन। एन टाइप ग्लाइकोसिलेशन का मतलब ये है कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल अटैच हुआ, ये प्रोटीन के नाइट्रोजन कंटेंट के ऊपर जाके अटैच होगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन सी ग्लाइकोसिलेशन होगी? एन टाइप। एक दूसरी ग्लाइकोसिलेशन की टाइप है, उसको कहते हैं ओ टाइप ग्लाइकोसिलेशन। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं होती। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिर्फ एन टाइप ग्लाइकोसिलेशन होता है। उसके बाद ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ये मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स फोल्ड होते होते इनका ग्लाइकोसिलेशन हो गया, अब ये इधर से एक इस तरह से बड ऑफ हो जाएंगे, मतलब कुछ इसका मेम्ब्रेन के भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर अपने साथ लाएंगे। जब ये इधर से निकले, इस तरह से निकले, अब ये मतलब फिर भी प्रोटीन तैयार नहीं है, मजीद ये बढ़ने के लिए फिर गोल्गी अपरेटस के पास जाता है, उधर ही इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह हो जाती है। अब हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम इसलिए स्मूथ कहते हैं क्योंकि ये देखने में स्मूथ है, साफ है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है। अब इसका फंक्शन क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिपिड सिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस। लिपिड, अब कौन कौन से लिपिड ये बनाता है? फॉर एग्जांपल ये फैटी एसिड्स बनाता है, फॉस्फोलिपिड्स बनाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनाता है। फॉस्फोलिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में मदद देते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो है वो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, बहुत सारे हार्मोन्स में पाया जाता है। और लिपिड सिंथेसिस स्मूथ
कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स में होता है और फॉस्फोलिपिड्स सेल मेम्ब्रेन में होता है, फैटी एसिड्स बहुत सारे एसिड कंपोनेंट्स में होते हैं। उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं CYP450। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, यह मौजूद होता है मोस्टली लिवर में। अब इसका काम क्या है? CYP450 एंजाइम एक हीम कंटेनिंग ग्रुप ऑफ एंजाइम का नाम है। इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना? फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग्स या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे लिए जिनमें टॉक्सिक सब्सटेंस थे, तो उनको डिटॉक्सिफाई करना किसका काम है? CYP450। ये लिवर के अंदर मौजूद होता है। CYP450 कहाँ पे मौजूद होता है? लिवर पे, इनसाइड लिवर के अंदर। अब ये CYP450 जिस रिएक्शन के जरिए ड्रग्स वगैरह को डिटॉक्सिफाई करता है उसको हम कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन की मजीद फेजेस हैं। फेज 1, फेज 2। फेज 2 के अलग एंजाइम्स हैं और फेज 1 के अलग एंजाइम हैं। फिलहाल अभी ये समझना है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के जरिए CYP450 अपना काम सरंजाम देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके बाद समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम ये भी है कि स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। फॉर एग्जांपल हमारे मसल सेल्स में जो समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें स्टोर होता है कैल्शियम जो कि मसल कंट्रैक्शन में हेल्पफुल है हमारे लिए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ, अगले ऑर्गेनेल की तरफ। इसका नाम है गोल्जी अपरेटस। फॉर एग्जांपल इधर से ये जो प्रीकर्सर है लिपिड के लिए, मतलब ये आगे जाकर लिपिड के लिए जो प्रीकर्सर है ये मतलब आगे जाकर लिपिड बनेगा। ये समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, इधर ये इसकी सिंथेसिस होगी और ये जब समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के इधर बाहर इस तरह से जैसे प्रोटीन बर्ड ऑफ हुआ था, ये बिल्कुल उसी तरह इधर से बर्ड ऑफ हो जाएगा लिपिड। ये आ जाएगा अब गोल्जी अपरेटस के पास और इधर से जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ हुआ था वो भी आ जाएगा गोल्जी अपरेटस की तरफ। अब इन दोनों को मजीद मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसलिए ये गोल्जी अपरेटस की तरफ आ जाते हैं। अभी अगर हम थोड़ा सा गोल्जी अपरेटस की स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्जी अपरेटस कुछ इस तरह से फिलामेंटस है, फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो गोल्जी अपरेटस में दो साइड्स हैं, मतलब एक साइड पे जो ये जो प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे थे और जो समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, ये जिस साइड से गोल्जी बॉडी में एंटर होते हैं उस साइड को हम बोलते हैं सिस। मतलब गोल्जी अपरेटस का वो साइड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है और समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है, जिससे वो वेसिकल्स को रिसीव करता है, उसको हम बोलते हैं सिस गोल्जी। और जिससे वो वेसिकल्स को अपने अंदर से बाहर निकल देता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस गोल्जी। जब ये मतलब ये स्ट्रक्चर जब इधर से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बनाता है, ये जब गोल्जी बॉडी के अंदर आएगा, अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा इसके साथ? अब गोल्जी बॉडी के फंक्शन को कुछ डिस्कस करते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? ये रिसीव करता है वेसिकल्स फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद इनको मॉडिफाई कर देता है, इनकी मॉडिफिकेशन कर देता है। फिर ग्लाइकोसिलेशन। ग्लाइकोसिलेशन मैंने आपको बता दिया, वो अमल जिसमें मतलब हम प्रोटीन के साथ कुछ शुगर्स ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशन। इसमें अहम बात यह है कि गोल्जी अपरेटस जो है वो ओ टाइप ग्लाइकोसिलेशन भी करता है और एन टाइप ग्लाइकोसिलेशन दोनों करता है।
जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि ये सिर्फ एन टाइप ग्लाइकोसिलेशन करता है। एन टाइप ग्लाइकोसिलेशन का मतलब ये है कि ये जो शुगर ऐड कर रहा है ये प्रोटीन के नाइट्रोजन कंटेंट के ऊपर उसको अटैच करवाएगा। और इधर जब हम बात कर रहे हैं ओ टाइप ग्लाइकोसिलेशन की, ओ टाइप ग्लाइकोसिलेशन का मतलब यह है कि जो शुगर ऐड हो रहा है प्रोटीन के साथ उसको ऑक्सीजन कंटेंट के साथ अटैच करवाना। मतलब ओ टाइप ग्लाइकोसिलेशन सिर्फ और सिर्फ गोल्जी अपरेटस में होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता। और इसका तीसरा काम यह है कि फॉस्फोराइलेशन करना। और चौथा काम पैकेजिंग। फॉर एग्जांपल इधर से आया ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर बने थे और कुछ मतलब मॉडिफाई तो नहीं हुआ है अभी तक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है। या ये फैट्स वगैरह जो लिपिड्स हैं ये बने थे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अब ये भी आ रहे हैं गोल्जी अपरेटस की तरफ। तो ये इधर से जब गोल्जी अपरेटस में से गुजरे इनकी मॉडिफिकेशन हो गई, इनकी फॉस्फोराइलेशन हो गई और इनकी पैकेजिंग हो गई। अब ये इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलेंगे, गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलेंगे। देन फॉर एग्जांपल ये जो अभी इधर से निकल रहा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया हुआ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो है जब गोल्जी अपरेटस से निकल गया ये फुल फाइनल हो गया, मतलब फुल तैयार है। अभी ये एक लाइसोसोमल प्रोटीन भी बन सकता है, उसके बाद एक मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बन सकता है, या ये सेल से एक्सक्रीट होकर उसके बाहर भी जा सकता है, एज अ रिसेप्टर काम कर सकता है। मतलब ये अब तैयार है। जब गोल्जी बॉडी से निकला तो ये प्रोटीन मॉडिफाई हो गया, पैक वगैरह सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया। अब आज हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस के जो अंदर इसके स्ट्रक्चर्स थे, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन, मेम्ब्रेन्स के बारे में इसके मुख्तलिफ उनकी कंपोजिशन पढ़ी और उनके फंक्शन पढ़े। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। उसके बाद हमने गोल्जी अपरेटस पढ़ा, के फंक्शन पढ़े। इसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी डिस्कस करते रहेंगे आगे के लेक्चर्स में।